बच्चों, आज हम विषय E308 पावर सिस्टम थर्ड के अंतर्गत पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट से संबंधित जो हमारा अध्याय चल रहा है उसमें हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, टॉपिक नंबर 4.4 मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग पावर फैक्टर या शक्ति गुणांक में सुधार की विधियाँ, ये हम इसको डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें हमने देखा था कि इसके 3 तरीके मोटे तौर पे होते हैं जिनसे कि पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, शक्ति गुणांक में सुधार किया जा सकता है। पहला तरीका स्टैटिक कैपेसिटर का था, वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। दूसरा तरीका आज हम देखेंगे सिंक्रोनस कंडेंसर्स के द्वारा पावर फैक्टर कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और तीसरा तरीका फेस एडवांसर्स का है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज हम इसमें जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो है सिंक्रोनस कंडेंसर्स के द्वारा पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट कैसे किया जा सकता है। तो ये जो तरीका है सिंक्रोनस कंडेंसर्स वाला, ये वहीं उपयोगी है जहाँ पर ज़्यादा KVAR को न्यूट्रलाइज करना है, यानी जहाँ ज़्यादा KVAR है सिर्फ वहीं पे सिंक्रोनस कंडेंसर लगाने किफ़ायती होते हैं, उपयोगी होते हैं, वहीं पर लगाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था अधिकांश जगह पे स्टैटिक कैपेसिटर्स ही लगाए जाते हैं, क्योंकि स्टैटिक कैपेसिटर्स के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। वो एडवांटेज और जो उसकी कमियां हैं वो भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी। तो इसका मैं सिंक्रोनस कंडेंसर्स कुछ ही जगह पर लगाए जाते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ तो इसमें यही है कि ये वहीं लगाया जाएगा जहाँ पर इस कैपेसिटर को वहीं लगाएंगे जहाँ पर पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए ज़्यादा KVAR की आवश्यकता होगी। तो लगभग 10,000 KVAR या उससे अधिक KVAR को जब न्यूट्रलाइज करना होता है तब इसकी ज़रूरत होती है। अब सामान्यतया इसमें सिंक्रोनस मोटर का यूज़ किया जाता है। सिंक्रोनस मोटर आप मशीन विषय में या तो पढ़ चुके होंगे या आगे पढ़ेंगे। उसमें आप देखेंगे कि सिंक्रोनस मोटर को 2 तरीके से अपन चला सकते हैं, या तो अंडर एक्साइटेड पोजीशन में चलाते हैं या ओवर एक्साइटेड पोजीशन में चलाते हैं। तो जब हम सिंक्रोनस मोटर को ओवर एक्साइटेड पोजीशन में चलाते हैं तो वो लीडिंग पावर फैक्टर ड्रॉ करती है। ये हमने पढ़ा है कि जब भी हमें पावर फैक्टर इम्प्रूव करना है तो लीडिंग पावर फैक्टर या जो युक्तियाँ, जो डिवाइसेस लीडिंग पावर फैक्टर ड्रॉ कर रही हैं उनको उसके पैरेलल में जोड़ा जाए जो लैगिंग पावर फैक्टर ड्रॉ कर रही हैं। तो वो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हुए पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकती हैं। तो इस सिंक्रोनस मोटर के थोड़ा बहुत हम इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में देख लेते हैं। सामान्यतया इसमें 6 या 8 सेलियन पोल प्रकार के, एक्चुअली इसके कंस्ट्रक्शन जब हम पढ़ेंगे, सिंक्रोनस मोटर का 2 तरह के इसमें रोटर्स होते हैं। एक तो सेलियन पोल प्रकार के होते हैं और एक सिलेंड्रिकल प्रकार के होते हैं। तो इसमें सेलियन पोल प्रकार के रोटर्स ही इस्तेमाल किए जाते हैं। उनकी संख्या 6 से 8 तक होती है। इस सामान्यतः सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं हो पाती, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर या तो सिंक्रोनस स्पीड पे ही चलेगी या नहीं चलेगी। तो ऐसी स्थिति में इसको स्टार्ट करने के लिए इसमें डैम्पर वाइंडिंग भी प्रोवाइड की जाती है। वैसे आप डिटेल में इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल जो मशीन वाला सब्जेक्ट है उसके अंदर पढ़ेंगे। साथ ही साथ जब भी हम किसी मोटर को स्टार्ट करते हैं तो उसको कंपैरेटिवली लो वोल्टेज के लिए 30-40% वोल्टेज पर इसको स्टार्ट करना होता है। तो इसके लिए एक ट्रांसफार्मर के थ्रू इसको सप्लाई दी जाती है। ट्रांसफार्मर भी सर्किट में होता है। तो एक ट्रांसफार्मर होता है, एक सिंक्रोनस मशीन होती है और एक डैम्पर वाइंडिंग उस मशीन के अंदर प्रोवाइड की जाती है जिससे कि मोटर सेल्फ स्टार्ट हो सके। अब
हम ये देखते हैं कि ये सिंक्रोनस कंडेंसर जो हम यूज़ कर रहे हैं इसके क्या लाभ और क्या इसकी हानियाँ हैं, यानी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ये महत्वपूर्ण है। सबसे पहले लाभ की बात करते हैं, एडवांटेजेस। तो पहला एडवांटेज इसका ये है कि ये चूँकि एक मोटर लगी हुई है और इसमें जो पावर फैक्टर है या लीडिंग करंट एक्साइटेशन से कंट्रोल होती है। तो इसमें हम पावर फैक्टर को बहुत ही फाइन कंट्रोल कर सकते हैं। स्टैटिक कैपेसिटर्स में ऐसा संभव नहीं होता है। स्टैटिक कैपेसिटर्स तो एक डिस्क्रीट फॉर्म में लगे होंगे, जैसे मान लीजिए 50-50 kVAR के आपने स्टैटिक कैपेसिटर्स लगा रखे हैं, तो आप उनमें 2 चला सकते हैं या 3 चला सकते हैं। स्वाभाविक रूप से 2.5 या 2.7 तो नहीं चला सकते। लेकिन जब ये इस तरह से सिंक्रोनस मोटर लगी होगी तो इसका फाइन कंट्रोल कर पाना संभव होता है। उसके बाद तो एक तो ये इसका लाभ हो गया। दूसरा, इसकी जो थर्मल कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है, यानी थोड़ा सा अगर हम इसको ओवरलोड भी चला दें मोटर को, तो मोटर को इतना नुकसान नहीं होता। जो स्टैटिक कैपेसिटर्स हैं वो तो ओवरलोड होने पर बस्ट होने की संभावना रहती है, उनके जल जाने की संभावना रहती है। इसका पार्शियली ओवरलोड स्थिति में भी ये आसानी से चल जाते हैं। इसमें जो फॉल्ट आते हैं, उस जो स्टैटिक कैपेसिटर्स के हमने बारे में पढ़ा था, हमने देखा था कि स्टैटिक कैपेसिटर्स को रिपेयर करना इकोनॉमिक नहीं होता है, उसको हम रिपेयर नहीं कर पाते। लेकिन जो सिंक्रोनस कंडेंसर्स हैं, इनके जो रिपेयर का काम है, इनके दोषों के निवारण का काम है, ये आसानी से किया जा सकता है। इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इसको लगाना उचित नहीं होता, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लोड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। तो वहाँ पे किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इस तरह का जो सिंक्रोनस कंडेंसर्स का प्रयोग नहीं होता है, या जो है इसको लगाना उचित नहीं होता है। इसमें जो रेटिंग केवीआर सप्लाई जो है वो की जा सकती है, और ये अपनी क्षमता के लगभग 50% केवीआर तक एब्जॉर्ब कर सकते हैं। यानी जैसे मान लीजिए 50 किलोवाट की मोटर है तो 25 केवीआर तक ये एब्जॉर्ब कर सकती है। मोटे तौर पे इसको इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक ही मोटर ये स्टैटिक कैपेसिटर की तरह भी काम कर सकती है और शंट रिएक्टर की तरह भी काम कर सकती है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि यदि हमें उसको शंट रिएक्टर की तरह चलाना है, हम वो भी चला सकते हैं। हम उसमें अंडर एक्साइटेड पोजीशन में रखेंगे। अंडर एक्साइटेड का मतलब ये होता है कि एक्चुअली सिंक्रोनस मोटर को 2 तरह की सप्लाई दी जाती है। एक तो 3 फेज सप्लाई जो एसी सप्लाई देते हैं, उसके साथ साथ एक डीसी सप्लाई भी देते हैं। तो एक्साइटेशन से मतलब डीसी सप्लाई से ही होता है। ओवर एक्साइटेड का मतलब ये है कि जहाँ पे डीसी वोल्टेज एसी वोल्टेज से अधिक हो, उसी कंडीशन में वो मोटर स्टैटिक ये सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में काम करती है। तो ये हमने इसके लाभ देखे कि एक सिंक्रोनस कंडेंसर के अंदर क्या क्या लाभ होते हैं। अब इसकी हानियों को हम डिस्कस करते हैं कि इसकी हानियाँ क्या क्या होती हैं और किस लिए ये इसको प्रयोग कर पाना थोड़ा सा कठिन होता है, मुश्किल इन द सेंस कि इकोनॉमिक नहीं होता। तो इकोनॉमिक नहीं होने के कारण ये, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि 90 to 95% जगह पे स्टैटिक कैपेसिटर्स ही यूज़ किए जाते हैं। अब इसकी हानियाँ आप पढ़ते हैं। सबसे पहला तो ये है कि स्टैटिक कैपेसिटर की तुलना में इसका संस्थापन, इसको इंस्टॉल करना कठिन होता है। जो स्टैटिक कैपेसिटर्स होते हैं वो वेट में हल्के होते हैं, इनको आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है। इनका वेट भी ज़्यादा होता है, फाउंडेशन भी लगानी होती है, और इसके साथ में जो दूसरी मशीन्स है जैसे ट्रांसफार्मर वगैरह वो भी लगाने पड़ते हैं। तो इसका इंस्टॉलेशन स्टैटिक कैपेसिटर्स की तुलना में कठिन होता है।
दूसरा, लॉसेस स्टैटिक कैपेसिटर्स की तुलना में ज़्यादा होते हैं। हमने देखा था कि स्टैटिक कैपेसिटर में लॉसेस कंपैरेटिवली कम होते हैं, उसमें डाइलेक्ट्रिक लॉसेस होते हैं, इसमें कॉपर लॉसेस, आयरन लॉसेस दोनों ही होंगे। तो इनका प्रयोग, इसका जब हम प्रयोग करेंगे तो इसमें लॉसेस ज़्यादा होंगे। साथ ही साथ चूँकि इसमें रोटेशनरी पार्ट हैं, मोटर है, तो उसमें रोटेशन होने के कारण उसमें वियर एंड टियर लगातार होता रहता है और उसके मेंटेनेंस और रिपेयर दोनों की ज़रूरत पड़ती रहती है, जबकि स्टैटिक कैपेसिटर में इस तरह की स्थिति नहीं है। ये कम केवीआर रेटिंग के लिए ये किफ़ायती नहीं होते। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि 10,000 केवीआर या उससे अधिक के लिए ही ये उचित होते हैं या किफ़ायती होते हैं, इकोनॉमिकल होते हैं। एक्चुअली इंजीनियरिंग में वही चीज़ इस्तेमाल की जाएगी जो इकोनॉमिकली वायबल होगी, यानी सिर्फ हम इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर उसको इस्तेमाल करना आर्थिक रूप से नुकसानदेह है तो उस चीज़ को कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो कम केवीआर रेटिंग के लिए इसका प्रयोग नहीं होता है, जहाँ पे बहुत बहुत बड़े सब स्टेशंस वगैरह पे लगे हुए होते हैं, लेकिन छोटी जहाँ पे कम केवीआर को एब्जॉर्ब करना हो वहाँ पे इसका प्रयोग नहीं किया जाता। तो कम केवीआर के लिए इकोनॉमिकल नहीं है। उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके अंदर इसको स्थापित नहीं किया जा सकता। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जनरली उसमें केवीआर भी कम होता है और उसमें स्टैटिक कैपेसिटर्स ही प्रयोग में लाए जाते हैं। ये सिंक्रोनस कंडेंसर्स या तुल्यकारी संधारित्र जो हैं इसमें किफ़ायती नहीं होते। एक सबसे बड़ा नुकसान इसमें ये होता है कि शॉर्ट सर्किट करंट इनसे शॉर्ट सर्किट का लेवल बढ़ जाता है। अब जब शॉर्ट सर्किट का लेवल बढ़ जाएगा तो सर्किट ब्रेकर्स की रेटिंग भी बढ़ानी पड़ती है। तो इसमें सर्किट ब्रेकर्स की रेटिंग भी बढ़ानी पड़ेगी, यानी हमने अगर सिंक्रोनस कंडेंसर लगा दिया तो इसका मतलब हमें सर्किट ब्रेकर की रेटिंग को भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट करंट इसकी भी काउंट होगी। तो शॉर्ट सर्किट करंट का लेवल जो है काफ़ी बढ़ जाता है। एक और है कि जैसे हमने भी डिस्कस किया था कि स्टैटिक कैपेसिटर्स, तो बहुत सारे स्टैटिक कैपेसिटर्स इस तरीके से सीरीज़ में लगे हुए होते हैं, लेकिन ये जो पैरेलल में लगे हुए होते हैं, लेकिन सिंक्रोनस कंडेंसर तो एक या दो ही होते हैं। तो स्टैटिक कैपेसिटर ख़राब होने की स्थिति में हम किसी एक कैपेसिटर को रिप्लेस कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं, उसकी मेंटेनेंस कर सकते हैं, लेकिन इसमें तो पूरी मोटर ही बदलनी पड़ेगी। तो इसमें जो, और मान लीजिए हम उसको रिपेयर भी करते हैं मोटर को, तो जितने समय वो रिपेयर होगी उतने समय कोई भी जो पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट का तरीका है वो काम में नहीं आएगा। स्टैटिक कैपेसिटर में तो मान लीजिए 20 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं और उसमें से एक ख़राब हो गया तो उस एक को रिपेयर कर रहे हैं, यानी 19 तो काम आ ही रहे हैं। लेकिन इसमें एक ही मोटर लगी हुई है, वो एक ही अगर ख़राब हो गई तो उसको जब तक हम रिप्लेस नहीं करेंगे या उसको रिपेयर नहीं करेंगे तब तक वो उसमें पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट उसमें कर पाना संभव नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि वहाँ पर तो हमारे पास ये लिबर्टी है कि हम एक या दो कैपेसिटर हम एक्स्ट्रा लगा दें और बारी बारी से उनकी मेंटेनेंस करते रहें। यहाँ पर एक ही मोटर लगी हुई होती है, तो वो एक मोटर अगर ख़राब हो जाएगी तो उसको लगा पाना, उसको सुधारने के लिए आपको नेचुरली पूरी की पूरी मोटर बदली जाएगी और उसकी जगह पे दूसरी मोटर लगानी पड़ेगी। तो अब इसका यूज़ कहाँ होता है? तो जैसा मैंने बताया आपको कि जहाँ पे ज़्यादा केवीआर एब्जॉर्ब करने हो, 10,000 केवीआर या उससे अधिक जहाँ पे एब्जॉर्ब करने होते हैं, तो बड़े जीएसएस पे इनको इंस्टॉल किया जाता है। जो 220 केवी के जीएसएस होते हैं जनरली, उनमें बड़े जो जीएसएस हैं, उन जहाँ पे केवीआर रेटिंग ज़्यादा होती है वहाँ पे इसको इंस्टॉल करते हैं
और इनका उद्देश्य जो होता है वो पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट और रेगुलेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए इसको काम में लेते हैं। तो आज हमने ये सिंक्रोनस कंडेंसर या तुल्यकारी संधारित्र के बारे में पढ़ा। अगली बार हम फेज एडवांसर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।